Hello and welcome to MPPSC Adda. Today we have come up with a new daily answer writing class. We will try to answer few questions, especially 2 markers and 7 markers, जो आपके नए सिलेबस में एडिशंस हुए हैं, right? So we will see one by one. First and the foremost thing that मॉक इंटरव्यूज़ आर गोइंग टू स्टार्ट इन अवर इंस्टीट्यूट. तो जो भी बच्चे अभी 2021 के मॉक इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आके रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द फ्री मॉक्स, राइट. साथ ही हमारी डेली आंसर राइटिंग क्लास चल रही है, एज यू कैन सी इन द इमेज, right, as well as the mains classes are going on. So mains classes and daily answer writing class integrated format में भी है. So whatever students want they can avail and learn the daily answer writing and mains answer writing, the art of answer writing, as well as the good hold over the content, right. चलिए, so let's see the syllabus part first ki which point we are going to discuss. First thing we need to see that human behavior and psychotherapy is given in the unit 3 of paper 4. अर्लियर एटीट्यूड जो था और एप्टीट्यूड जो था ये यूनिट 2 में दिया हुआ था, बट अब सिलेबस कमीशन ने चेंज कर दिया है. नाउ यूनिट 3 में एटीट्यूड को शिफ्ट किया गया है, साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन कनेक्ट किया गया है, साइकोथेरेपी. दीज आर रिलेटेड टू व्हाट, मेंटल डिसऑर्डर्स एंड द थेरेपीज रिगार्डिंग डैट. कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स कवर किए गए हैं? डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, शिजोफ्रेनिया, सोशल फोबिया, बायपोलर डिसऑर्डर एट्सेट्रा, right. And what are the different psychotherapies? That is person centered therapy, behavior therapy, rational emotive behavior, cognitive behavior therapy, positive therapy, and family therapies. But these therapies can only be done or understood if you have a sound base over the concept of attitude and aptitude, as well as this emotional intelligence. So these are very very important part in the ethics and personality and entrepreneurship, जो कि 4th आपकी यूनिट है. चलिए, सो लेट्स सी. इसके अलावा सोशलॉजी की जो यूनिट थी, डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी, इसमें से ड्रग अब्यूज, ड्रग एडिक्शन, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी अगेन टुडे, एंड द डिबेट ऑफ द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्निटी इन इंडिया. सो लेट्स सी वन बाय वन. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज क्या आप केवल किसी एक मनोवृत्ति के घटक के बारे में पूछकर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति का आकलन कर सकते हैं? मीन्स कैन यू असेस अ पर्सन्स एटीट्यूड बाय आस्किंग अबाउट ओनली वन एटीट्यूड कॉम्पोनेंट. अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में पहला जो रिएक्शन आना चाहिए कि एटीट्यूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. तो मैं आपको बता दूं, देयर इज अ CAB मॉडल, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट, जिसको इमोशनल कंपोनेंट भी बोलते हैं, और तीसरा कंपोनेंट होता है बिहेवियरल कंपोनेंट, right. So let's see how we can answer this question. The 3 components of attitude are thinking, feeling and behaving. So thinking कौन सा cognitive हो गया, feeling कौन सा affective हो गया, and behaving is the behavioral part, which is also called as the action part in attitude, which at times these components may be inconsistent, or if you hold a strong attitude, all the 3 components of attitude remain consistent and do not contradict each other. So question ये पूछ रहा है कि कैन यू असेस, किसी भी पर्सन का आप एटीट्यूड किसी एक कंपोनेंट से डिसाइड कर सकते हैं क्या, जज कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है कर सकते हैं, मे बी मे नॉट बी, बट उसके लिए कंडीशन क्या होगी? अगर बिहेवियरल कंपोनेंट के पहले जो फीलिंग का कंपोनेंट आता है, अगर इमोशनल या फीलिंग कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग है तो कंसिस्टेंसी दिख सकती है, और अगर स्ट्रांग नहीं है तो इनकंसिस्टेंसी दिख सकती है. ओके सर, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? आप कुछ एग्जाम्पल बताइए. सो लेट्स सी. Example of inconsistency among various components. Thus, you may hold a positive attitude towards a neighbor. एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपसे. You may hold a positive attitude towards a neighbor. He is intelligent and hardworking, but you may not like his or her manners, or you may not like your neighbor. राइट. तो आपके जो नेबर हैं उनके आप कुछ स्किल्स और टैलेंट्स या हार्ड वर्किंग वैल्यूज़ को आप लाइक कर सकते हैं, राइट. पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं, बट ओवरऑल उनके लिए एक पॉजिटिव बिहेवियर शो नहीं करेंगे, राइट. सो इस केस में क्या हो गया? इस केस में ये हो गया कि देयर इज अ डिसोनेंस बिटवीन द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड. तो एक एंगल देख के, एक कॉम्पोनेंट देख के आप पूरी उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन को जज या गेस नहीं कर सकते. अगर कोई एग्जाम्पल मैं आपसे कोहेरेंस का लूँ तो वो भी पॉसिबल है. कब? जब फीलिंग कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग होता है, यानी अफेक्टिव कंपोनेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वेल नोन क्रिकेटर लाइक सचिन तेंदुलकर इज विजिटिंग योर नेबरहुड एंड यू आर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ फीलिंग विद द फीलिंग ऑफ प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, then you will actively plan
और द थिंकिंग प्रोसेस विल बी एक्टिव एंड विजिट द वेन्यू बिहेवियर। मतलब अगर आपको क्रिकेट से बहुत लगाव है, आप उसे देखना खेलना पसंद करते हैं, साथ ही उस आपके फील्ड के लेजेंड और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सचिन तेंदुलकर अगर आपके विसिनिटी नेबरहुड में कहीं आते हैं या आपकी सिटी में भी आते हैं, सो यू विल डेफिनेटली बुक अ टिकट और यू विल डेफिनेटली विजिट द वेन्यू टू मीट हिम, राइट? क्योंकि यहाँ पे इमोशनल कंपोनेंट बहुत हाई है, बिकॉज आपको वो क्रिकेट गेम, आपके उसके इमोशंस उससे कनेक्टेड हैं, इसलिए आप यहाँ पे एक्ट करेंगे, राइट? तो आपका फ्रेंड बोल देगा डेफिनेटली कि ये सचिन का क्रिकेट का फैन है, सचिन का भी फैन है, डेफिनेटली ये उससे मिलने जाएगा बीइंग अ गुड फैन। सो यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिख रही है, बट इन सम ऑफ द केसेस कंसिस्टेंसी नहीं दिखती, सो बोथ द केसेस आर पॉसिबल। Let's see. Let's move on to the next question. Define attitude according to Eagle and Chaikin. आपके MPPSC में कई बार साइंटिस्ट के नेम या थ्योरिस्ट के नेम पे बेस्ड डेफिनेशंस पूछी जाती हैं. So you need to be very very alert when you are reading about the concepts and the definitions, especially in paper number 4. ईगल एंड चाइकन के अनुसार मनोवृत्ति को परिभाषित करें. सो यू नीड टू राइट द एग्जैक्ट डेफिनेशन. एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी और द इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विद द डिग्री ऑफ फेवर एंड डिसफेवर. तो यहाँ पे ईगल एंड चाइकन कैसे डिस्क्राइब करते हैं एटीट्यूड को? जैसा कि मैंने बताया, इसके 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, सी यानी कॉग्निटिव, ए यानी अफेक्टिव एंड बी यानी बिहेवियरल. तो ओवरऑल ही इज डिस्क्राइबिंग एज साइकोलॉजिकल टेंडेंसी. तो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी में अगेन अफेक्टिव कंपोनेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, और साथ ही साथ इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, बिकॉज आप ये जजमेंट करते हैं. जब भी आप किसी के लिए कोई एटीट्यूड बनाते हैं तो या तो आप पॉजिटिव बनाएंगे या आप निगेटिव बनाएंगे, या तो आप लाइक करेंगे या आप डिसलाइक करेंगे, या तो आप लव करेंगे या तो आप हेट करेंगे. कहीं ना कहीं इन दोनों स्पेक्ट्रम में चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी. इसीलिए ये एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है जिसमें डिग्री ऑफ फेवर या डिग्री ऑफ लाइक, डिग्री ऑफ पॉजिटिविटी हो सकती है, या डिग्री ऑफ डिसफेवर, डिग्री ऑफ निगेटिविटी, या डिग्री ऑफ हेट और डिसलाइक भी हो सकता है. Right? So this is the basic definition given by Eagle and Chaikin, which you need to write in this answer. Next question, very important. Why is attitude considered the central construct of social psychology? मनोवृत्ति को सामाजिक मनोविज्ञान का केंद्रीय निर्माण क्यों माना जाता है? सोशल साइकोलॉजी के लिए एटीट्यूड एक सेंट्रल कंस्ट्रक्ट है. क्यों? पहले समझ लेते हैं. सोशल साइकोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझना. किसे समझना? किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझना. तो सोशल साइकोलॉजी में अगर इंडिविजुअल का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो हमें यह भी पता है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, सिचुएशन के लिए उसके एटीट्यूड से गाइड होता है. इसीलिए सोशल साइकोलॉजी में एटीट्यूड बहुत ही सेंट्रल कंसेप्ट या कंस्ट्रक्ट की तरह बिहेव करता है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन राइट दिस, राइट? एटीट्यूड प्ले अ पिवटल रोल इन शेपिंग सोशल ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द चॉइसेस पीपल मेक अबाउट लिविंग देयर लाइव्स टू चॉइसेस रिलेटेड टू सोशल एग्जिस्टेंस. That's why the study of attitudes has been a core topic in social psychology, right? So in a very simplistic fashion, we can answer this question according to the demands. Let's see the next question. Mention 3 examples of values. मूल्यों के 3 उदाहरण का उल्लेख कीजिए. यहाँ पे आपको एक नया वर्ड देखने को मिला, values. तो हम जानते हैं कि हम सब के बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, और बिलीफ सिस्टम्स में हम मानते हैं कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो सच हैं और कुछ चीज़ें नहीं हैं, फॉल्स हैं. तो ट्रू और फॉल्स या राइट एंड रॉन्ग में हम इस वर्ल्ड को डिफाइन करते हैं, और जब हम कहीं ट्रू और राइट की तरफ मुड़ते हैं या अपने सेल्फ कंसेप्ट की तरफ मुड़ते हैं, तो हम वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करते हैं. वैल्यू सिस्टम वो चीज़ होती है जिसे हम इम्पॉर्टेंस देते हैं. इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि जो चीज़ें हम सच मानते हैं, जिस पे हम बिलीव करते हैं, उन चीज़ों को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं रियल वर्ल्ड में. एंड फॉर दैट and to manifest our beliefs, we are going to impart some importance to key concepts और key values, जैसे कि integrity, जैसे कि transparency and courage. जैसे हम सब जानते हैं कि bravery is a very important trait, courage is a very important trait, transparency यानी honesty is a very important trait, integrity is all about what you say, what you think and what you do. ये सब अगर जब coherence में होता है तो उसे हम integrity बोलते हैं,
राइट। सो अगर ये जो ट्रेड्स हैं ये पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, ये जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं ये हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। यानी अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल सोसाइटी के डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं, एज ए नेशन डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं, एज वेल एज इंडिविजुअल डेवलपमेंट की तरफ भी लेके जाते हैं। एंड वी ऑल बिलीव दैट वी आर हियर टू इवॉल्व एज अ ह्यूमन बीइंग। सो दीज आर वैल्यूज। वैल्यूज़ के बारे में जैसे मैंने सप्लीमेंट्री नोट्स आप देख रहे हैं, कुछ जनरल डेफिनेशन और एक एडवर्ड स्प्रेंगर के थ्रू जो उन्होंने वैल्यू को डिफाइन किया है, दैट वी आर गोइंग टू सी। General definition: values are the beliefs and principles that guide a person's behavior and decisions. So ultimately there is a linkage you need to understand, that behaviors defines your values and values defines your attitude and attitude defines your behavior. So there is a link from B to B. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। फिर से सुन लीजिए, बिलीफ वैल्यूज डिसाइड करता है, वैल्यूज से एटीट्यूड बनते हैं अबाउट द एक्सटर्नल पर्सन, प्लेस, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट्स, एंड एटीट्यूड से बिहेवियर गाइड होता है। और इसलिए बी टू बी कंसेप्ट याद रखना है आपको। दिस इज द लिंकेज बी टू बी। सो दिस इज एन एक्रोनिम आई एम टेलिंग यू विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर इन एग्जाम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एडवर्ड स्प्रेंगर डिफाइंस द वैल्यूज एज, वो बोलते हैं कि एडवर्ड स्प्रेंगर कहते हैं कि द कॉन्स्टेलेशन ऑफ लाइक्स, डिसलाइक्स, व्यू पॉइंट्स एंड शुड्स एंड इनर इंक्लिनेशंस, रैशनल एंड इरैशनल जजमेंट्स, प्रेजुडिसेस एंड एसोसिएशन पैटर्न्स दैट डिटरमाइंस अ पर्सन्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड। वो वैल्यू को डिफाइन करते हैं आपकी इंपॉर्टेंस और लेस इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट, या डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल के बीच, या आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बीच, आपके शुड्स और शुड नॉट्स के बीच, आपके रैशनल्स और इरैशनल जजमेंट्स के बीच। एंड दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज एज गिवन बाय एडवर्ड स्प्रेंगर। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एडवर्ड स्प्रेंगर के हिसाब से बताइए कि वैल्यूज क्या होती हैं। वैल्यूज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें एटीट्यूड समझना है। सो एटीट्यूड के साथ वैल्यूज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको मैंने ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड टॉपिक बताया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, ड्रग अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। सो ड्रग ट्रैफिकिंग इज अ इलिसिट ट्रेड, इट्स एन इलिसिट ट्रेड इन्वॉल्विंग द कल्टिवेशन, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेल ऑफ सब्सटेंसेज दैट आर सब्जेक्ट टू ड्रग प्रोहिबिशन लॉज। तो आप ऐसी चीज़ों का ट्रेड कर रहे हैं विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉज। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, उसका कल्टीवेशन, उसका मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, एवरीथिंग यू आर डूइंग। आप किसी भी स्टेज में अगर इन्वॉल्व हैं इनमें से, तो आप ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा हैं। इंडिया ने लॉन्च किया था रिसेंटली 2022 में ऑपरेशन समुद्रगुप्त। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ 2 मार्कर इन पेपर 4 कमिंग एग्जामिनेशन टू टारगेट द मरी टाइम ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। अब जैसे ही आपके माइंड में अफगानिस्तान आता है, आपके माइंड में तालिबान आता है, आपके माइंड में ओपीएम कल्टीवेशन आता है, राइट, आपके दिमाग में ड्रग्स आते हैं, आपके दिमाग में हिस्ट्री आती है एंड इन्वेजन्स आते हैं। फिर चाहे आप महमूद ऑफ गजनी की बात करें, गजनी इज़ अ सिटी इन अफगानिस्तान, फिर चाहे आप मोहम्मद गौरी की बात करें एंड आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत, और फिर आप मुगल्स की बात करें। सो दिस खैबर पास इज ऑलवेज द एंट्री पॉइंट। सो अफगानिस्तान प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन हिस्ट्री एज वेल। एंड ऑपरेशन समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो रूलर था वो गुप्ता डायनेस्टी से था, और समुद्रगुप्त के बारे में एक नया फैक्ट आप कमेंट में करके बताइए जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया गया 2022 में, टारगेट द मरी टाइम ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स ओरिजिनेटिंग इन अफगानिस्तान। अब सर ये बता दीजिए कि ड्रग ट्रैफिकिंग एग्जैक्टली होती कहाँ है, विच आर द मेन कोर एरियाज इन एशिया। सो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया इज़ वेस्ड बिटवीन द वर्ल्ड्स 2 लार्जेस्ट एरियाज़। जैसे इंडिया की लोकेशन है, ये आपका मैप है। सो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है और यहाँ पे सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में इंडिया लाई करता है। तो साउथ ईस्ट एशिया को बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, और सेंट्रल एशिया का जो ड्रग ट्रैफिकिंग चैनल है उसको बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब साउथ ईस्ट एशिया, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड एंड ऑल दोज रीजन्स आर कॉल्ड एज अ गोल्डन ट्रायंगल. So golden crescent is located at the crossroads of Central, South and Western Asia, and this space covers the mountainous peripheries of Afghanistan and Pakistan extending into eastern Iran. तो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिला के गोल्डन क्रेसेंट बनाते हैं. गोल्डन ट्रायंगल क्या है सर? इट इज़ द एरिया वेयर द बॉर्डर्स ऑफ थाईलैंड, लाओस, म्यांमार मीट्स at the confluence of the Ruak and Mekong rivers.
right? So this is the important areas where drug trafficking is very very famous, right? And we need to prohibit it, and India उसके बीच में आता है, so we need to be very very cautious regarding that. चलिए, so we have seen the 2 markers of today. Now we are going to move towards the 7 markers. Let's see the first question. आईएएस अधिकारी के प्रति आपके द्वारा सोचे, अनुभव और व्यवहार किए जाने विभिन्न पहलुओं की एक सूची बनाइए और दिए गए मामले मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारिक घटकों की पहचान करें. मतलब मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स दैट यू थिंक, फील एंड बिहेव टुवर्ड्स एन आईएएस ऑफिसर एंड आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड इन द गिवन केस. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब एक इंडिविजुअल एक आईएएस ऑफिसर से मिलेगा या उसे देखेगा तो वो कैसी चीज़ें सोचेगा, क्या महसूस करेगा, और अगर सामने इंटरेक्ट करता है तो कैसे बिहेव करेगा. उन्हीं चीज़ों को टेक्निकली बोला जाए तो कैसे कॉग्निटिव कंपोनेंट होंगे, क्या अफेक्टिव कंपोनेंट होंगे और क्या बिहेवियरल कंपोनेंट होंगे. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन. इट कैन बी अ केस स्टडी ऑल्सो. So let's see various aspects that we think when we look at the IAS officer are ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी. सबसे पहले हम किसी आईएएस ऑफिसर से मिलते हैं या उसे देखते हैं तो हमारे अंदर ये वैल्यूज सबसे पहले इंटाइस होती हैं, अपने जनरेट होती हैं, इवोक होती हैं. पैट्रियोटिक नेचर, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ये सारी फीलिंग्स हमारे दिमाग में इन स्पर ऑफ द मोमेंट तुरंत आ जाती हैं. एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स, रैशनल एंड लीगल एक्शन लेते हैं वो, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स टू अचीव वर्क एक्सीलेंस, एंड दे आर वेरी सिंपैथिक टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस. These are some of the qualities of a civil servant, but they have more. But in the given question, as it is asked कि what you will think, तो जैसे ही मेरे सामने कोई IAS ऑफिसर दिखेगा मैं इन क्वालिटीज़ के बारे में सबसे पहले सोचूंगा कि बिकॉज दे आर अवर रोल मॉडल्स व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द पब्लिक सर्विसेज, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट की क्वालिटीज़. अब जैसे ही मैं इन क्वालिटीज़ के बारे में सोचूंगा मेरे इमोशंस इवोक होना शुरू हो जाएंगे, मेरे अंदर भी एक सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट जनरेट होगा बिकॉज मैं उन्हें अपना रोल मॉडल मानता हूँ. So what will be the cognitive component? It is the thinking part which fits the aspects of the IAS officers in the qualities of ideal role model for public servant. नेक्स्ट अफेक्टिव कॉम्पोनेंट यानी फीलिंग वाले इमोशनल पार्ट में क्या आएगा, विच इंक्लूड्स द फीलिंग्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलेगी मुझे, पैट्रियोटिज्म, मेरे अंदर देशभक्ति जागेगी कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है, और एक कंपैशन आएगा कि मुझे भी गरीब, डाउन ट्रोडन और जो पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहिए. सो राइट, सो ये डिज़ायर आपके अंदर आएगी, सो डैट मीन्स इट विल बी द इमोशनल कॉम्पोनेंट. अब नेक्स्ट बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या होगा, अब मैं बिहेव कैसे करूंगा इन फ्रंट ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स. आई विल शो अ रिस्पेक्टफुल जेस्चर इन फ्रंट ऑफ द आईएएस ऑफिसर एंड वेयर एवर आई मीट हिम और हर, एंड ऑल्सो आई विल ट्राई कि मैं भी उनके जैसा बनूं. तो ये एक रिएक्शन हो सकता है कि मैं भी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने लगूं एंड वर्क हार्ड करूं टू डेवलप द क्वालिटीज़ दोज आर इंपॉर्टेंट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, या जो क्वालिटीज़ मैं उनमें ऑलरेडी देखता हूं. Right? So these will be the reactions, and this you can write in the 7 marker question. Next, last question of the day. What are the factors responsible for drug trafficking in India? भारत में नशीली पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? Right? So drug trafficking is a global illicit trade involving the cultivation. What is drug trafficking? We already defined in the previous question. So let's see the factors. Geographical location is very important factor, as I have told you that India is located between Golden Triangle and Golden Crescent. So this is very very important that India's location. Next, the porous borders. India shares borders with countries known for drug production and trafficking, and these borders are often poorly guarded, allowing smugglers to infiltrate easily. So porous border is a big issue. Next, maritime border is also an issue. India's extensive coastline, proximity to major trade routes make it susceptible to maritime drug trafficking, and important ports like Kochi, Mumbai, Chennai, Kolkata are vulnerable. Criminal networks are also active there. Then synthetic precursors, alongside traditional opium, heroin networks, synthetic precursors, chemicals are increasingly abused, and large volume of narcotics flow through India to global markets also occurring. Next, demand and consumption is also a factor for drug trafficking because growing demand for the drugs within India and neighboring countries contributes to trafficking. And last is transnational nature because drug trafficking is a transnational issue. ये ऐसा नहीं है कि एक देश की प्रॉब्लम है जो उसे सॉल्व करनी है, because multiple nations need to come on the same platform and need to solve it. So it is transnational in nature.
सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच वी हैव डेल्ट टुडे। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें, सुने वीडियो एक दो बार और इनको रिवाइज करें, इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप अपने नोटबुक में, और इसको लिखने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू राइट देम इन योर नोट्स विद इन द वर्ड लिमिट, बिकॉज दीज आर द मॉडल आंसर्स विच विल हेल्प यू टू डू योर टास्क। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे मॉक इंटरव्यू फिर से बता रहा हूँ, मॉक इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी मॉक इंटरव्यू के लिए रजिस्टर करिए। जो मेंस की तैयारी करना चाहता है वो मेंस की तैयारी करे, जो डेली आंसर राइटिंग करना चाहता है हमारी टीम के साथ जुड़े एंड डेवलप द बेस्ट आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग एंड बिकम अ टॉपर। थैंक यू वेरी मच।